Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम पढ़ रहे थे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हेन विल द कंज्यूमर बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है व्हेन ही कंज्यूम्स टू कमोडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो जैसा कि हमने देखा था आपका सिंगल कमोडिटी वाले केस में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई होता है इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस। लेकिन आपका टू कमोडिटी वाले केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है आपको इन दी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज रिसोर्सेज। यानी सिंगल कमोडिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और टू कमोडिटी में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ना लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का और भी नाम है, इसे हम कहते हैं आपका या तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन या फिर गोसेन्स सेकंड लॉ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या क्या नाम था आपका? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते थे फंडामेंटल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो गोसेन्स फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और गोसेन्स सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, चलिए देखते हैं ना। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी आपका बेस्ड ऑन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हम कंजम्पशन किसी कमोडिटी का इंक्रीज करते जाते हैं मेरा सैटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। यानी कि जो मेरा अजम्पशंस था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वो सेम अजम्पशंस आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशंस क्या क्या था। सबसे पहला क्या था आपका कि it is assumed that the utility can be measured and consumer can express his satisfaction in quantitative terms। यानी हम यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को यूज करते हैं। दूसरा assumption था आपका मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कि हम यहाँ पे यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा assumption था आपका कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो मेरा रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए गुड्स। ठीक है, जैसे अगर हमको पानी प्यास लगेगा तो आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून फुल ऑफ वाटर। ठीक है, चौथा assumption था आपका कंटिन्यूअस कंजम्पशन। हम जो भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक आइसक्रीम सुबह खा रहे हैं, दूसरा दोपहर में खा रहे हैं, तीसरा शाम में खा रहे हैं, तो ऐसे में तो हर टाइम में मेरा सेटिस्फैक्शन अलग अलग ही होगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, हम जो भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ द कंज्यूमर मस्ट बी अ रैशनल कंज्यूमर, मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी का यूटिलिटीज को कंपेयर कर सके। ठीक है, साथ ही साथ हम जो भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होना चाहिए, उसका यूटिलिटी किसी और कमोडिटी के कंजम्पशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो थ्रू आउट आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। साथ ही साथ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड बी फिक्स्ड। और लास्ट था आपका कि द कंज्यूमर मस्ट हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द गुड्स व्हिच ही इज गोइंग टू कंज्यूम विद द हेल्प ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ये था आपका कुछ 10 assumptions जो आपका सेम assumptions जाएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and marginal utility falls as the consumption increases। Now, जैसा कि सिंगल कमोडिटी वाले केस में क्या था कि जो भी कंज्यूमर का इनकम होता है वो स्पेंड कर देता था एंटायर इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम दो कमोडिटी का केस पढ़ रहे हैं तो अब कंज्यूमर को अपना मनी इनकम जो है उसको एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन द टू गुड्स। ठीक है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यही एलोकेशन ऑफ हिज मनी बिटवीन द टू गुड्स ये पढ़ते हैं हम आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। जब आपका रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और लास्ट क्लास हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है आपका? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी।
तो जब कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होगा तो MUX/PX इज इक्वल्स टू MUM होगा, और यही दूसरा कमोडिटी जो Y कंज्यूम कर रहा होगा तो MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM होगा। नाउ MUM इज कांस्टेंट, तो MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका कि MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY, या फिर MUX/MUY इज इक्वल्स टू PX/PY। और क्योंकि हमने पढ़ा है आपका कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स टू बी द सेम, तो जब Px इज इक्वल्स टू Py होगा तो मेरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो जाएगा, MUX इज इक्वल्स टू MUY। ये तो पहला कंडीशन हो गया आपका इक्विलिब्रियम का। लेकिन जब MUX/PX इज नॉट इक्वल टू MUY/PY तब क्या होगा, तो दो कंडीशन निकल के आएगा, या तो आपका MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY, या फिर MUX/PX is less than MUY/PY। Now, जब आपका MUX/PX is greater than MUY/PY है, तो ऐसे केस में कंज्यूमर क्या करेगा, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X ज़्यादा है फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम Y, तो ऐसे केस में जो कंज्यूमर होता है वो X का जो कंजम्पशन है उसको ज़्यादा करेगा, यानी ही विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। मोर X एंड लेस Y। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मोर ऑफ एक्स कंज्यूम करेगा वैसे ही उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका, MUY के बराबर। और यही Y का कंजम्पशन अगर हम कम करेंगे तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ेगा, तो वो MUX के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब मेरा MUX/PX ग्रेटर देन MUY/PY होता है तो ऐसे केस में द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y, ताकि कंज्यूमर विल गेट MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY। ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मेरा MUX/PX इज लेस देन MUY/PY, ऐसे केस में क्या करेगा कंज्यूमर, ही विल बाय मोर ऑफ Y एंड लेस ऑफ X। ठीक है, मोर ऑफ Y एंड लेस ऑफ X। ना मोर ऑफ Y जब वो कंज्यूम करेगा तो MUY डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है आपका यूटिलिटी जो या सेटिस्फैक्शन जो होता है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे आपका MUY यानी कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम Y जो है ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो MUX के बराबर हो जाएगा। या फिर हमको अपना X का कंजम्पशन को कम करना होगा। हम X का कंजम्पशन को कम करेंगे तो मेरा MUX क्या होगा, बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आपका MUY के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो दो कंडीशन इसमें निकल के आया पहले वाले से कि इफ MUX/PX is greater than MUY/PY then the consumer will buy more of X and less of Y। ठीक है, और अगर MUX/PX is less than MUY/PY then the consumer will buy more of Y and less of X। ठीक है, ये था आपका पहला कंडीशन टू गेट इक्विलिब्रियम जो है आपका MUX/PX is equals to MUY/PY, या फिर हम कह सकते हैं MUX is equals to MUY। यानी ये वैसा पॉइंट होने वाला है जहाँ पे दोनों कमोडिटीज का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होगा। जब दोनों कमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगा तो वैसे पॉइंट पे मेरा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये है आपका पहला कंडीशन। लेकिन दो कंडीशन हमने कहा था ना कि आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। पहला तो हो गया आपका कि व्हेन MUX इज इक्वल्स टू MUY। दूसरा कंडीशन कहता है कि MU फॉल्स एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये कहता है कि the second condition needed to attain consumer's equilibrium is that the marginal utility of a commodity must fall as more of it is consumed। जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कंज्यूमर जो है वो और गुड्स खरीदने लगेगा विच इज़ अनरियलिस्टिक इन नेचर, और कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो पहला कंडीशन तो मेरा है क्या, MUX इज इक्वल्स टू MUY, और दूसरा कंडीशन कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है मेरा इक्विलिब्रियम का। आइए देखते हैं इसको विद हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक शेड्यूल और बना हुआ है उसका डायग्राम। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो टोटल मनी इनकम है कंज्यूमर का वो ₹5 है। ठीक है, जो वो स्पेंड कर सकता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ द टू कमोडिटीज X एंड Y।
और जो दोनों गुड्स है उसका दाम है आपका 1 रुपया, यानी पी एक्स जो है आपका 1 रुपी है और साथ ही साथ पी वाई जो है आपका वो भी 1 रुपी है और टोटल इनकम जो है कंज्यूमर का वो है आपका ₹5। ठीक, यानी वो मैक्सिमम ऑफ 5 यूनिट्स खरीद सकता है ईदर ऑफ एक्स और ऑफ वाई। ठीक है, तो इसी को दिखाया गया है आपके यहाँ पे शेड्यूल में कि 1 यूनिट कंज्यूम अगर करता है तो एम यू एक्स जो है उसका यूटिल्स कितना डिराइव हुआ 20, वाई से कितना यूटिल्स डिराइव हुआ 16। 2 यूनिट्स अगर कंज्यूम करेगा तो एक्स से कितना डिराइव हुआ 14, वाई से 12। 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो आपका हो जाएगा 12 देन 8। 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो 7, 5 और 5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो 5 एंड 3। आप देखेंगे कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यही कहता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस्ड है। तो ये जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है यानी एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे आप एक्स में भी और वाई में भी कि आपका एम यू एक्स और एम यू वाई जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाई वन एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमने यूनिट्स लिया है ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई। वाई एक्सिस पे हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई वन पे हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, चलिए प्लॉट किए हम तो हमने देखा कि हमारा जो ग्राफ है एम यू एक्स का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होता जाता है जैसे वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी डिक्रीज होता है, तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सिमिलरली आपका एम यू वाई का भी ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है जिसको हमने नाम दिया है पॉइंट ई। यानी आपका पहला कंडीशन क्या कहता था, पहला कंडीशन कहता था कि एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई। तो अगर आप इस शेड्यूल में देखेंगे तो कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे एम यू एक्स और एम यू वाई इक्वल है। एक तो दिखा हमें 12, दूसरा हमें दिख रहा है ये 5। ठीक है, यानी दो ऐसा पॉइंट हमको दिखा कि जहां एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई है। लेकिन क्या आपका कंडीशन यहाँ पे दोनों फुलफिल हो रहा है, नहीं। हमने पढ़ा था आपका कि देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। दो कमोडिटी के केस में दो कंडीशन होता है आपका इक्विलिब्रियम अटेन करने का। पहला तो था आपका एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई, तो यहाँ पे मेरे को दो सिचुएशन दिख गया। तो इसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए है आपका दूसरा कंडीशन जो कहता है mu falls as the consumption increases. Marginal utility must fall as the consumption increases. Now हम देखेंगे कि यहाँ से x में 12 से 7 हो रहा है यूटिलिटी, y में 12 से 8 हो रहा है कम यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी जो है मेरा वो डिक्रीज कर रहा है, यूटिलिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 5 है, 5 के बाद हम देखेंगे कि x में तो मेरा यूटिलिटी दिया ही नहीं है इसके आगे, और y में जो यूटिलिटी है वो 3 है, यानी कि y में तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन x में तो दिया ही नहीं है कि इसके आगे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। हमको तो ये पता ही नहीं है कि आगे ये क्या होने वाला है। हम उस पैटर्न को देखते हुए नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज गोइंग टू डिक्रीज, हो सकता है वहां इंक्रीज कर जाए। ठीक है, इसीलिए ये जो सेकंड वाला 5 है वो नॉट पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे 5 के बाद जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो गया 12 कि कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। देखिए आप 3 यूनिट्स ऑफ x खरीद रहे हैं और 2 यूनिट्स ऑफ y, यानी x को खरीदने में कितना पैसा लगा आपका ₹3, y खरीदने में ₹2 और आपके पास टोटल मनी इनकम कितना था ₹5। ठीक है, हम सेकंड वाले कंडीशन को ऐसे भी हटा सकते हैं कि अगर आप 5 यूनिट्स ऑफ x खरीद लेंगे तो फिर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा कि आप 4 यूनिट्स ऑफ y खरीदे। तो हाउ कैन यू बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि आपका mu x by px इज इक्वल्स टू mu y by py होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, तो कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। जो हम यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किए हैं तो हमने देखा कि पॉइंट ई पे दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो वो जो मेरा पॉइंट हो गया वो हो गया आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी में कोई डाउट नहीं है। पहला कंडीशन क्या होता है mu x इज इक्वल्स टू mu y, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है आपका mu x मस्ट fall as the consumption increases। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जहां सेटिस्फाई होता है मेरा कंज्यूमर वहीं पे इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए
keep practicing, keep studying. Thank you.